हेलो बच्चों, मैं हूं हार्दिक और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो नीट का जब भी हम सिलेबस पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो क्या आती है? वो आती है बेसिक्स। अब आपके बेसिक्स ही अगर वीक हैं तो नीट आप कैसे निकालोगे? बहुत बड़ी चीज़ है। तो बेसिक्स अच्छा करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब बेसिक्स में सबसे पहली चीज़ आप क्या अच्छी करेंगे बताओ? बेसिक्स के अंदर आप सबसे पहले मैथमेटिक्स आपकी सही करेंगे। अगर आपकी 10 तक की मैथ्स बहुत अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपकी 10 तक की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, या थोड़ी बहुत ही दिक्कत कर रही है, तो उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छा करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखो 10th आपने पढ़ी है, पढ़िए 10th में आपने बेसिक्स मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो उन सब चीज़ों को पहले हम यहाँ पे लेके आते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट था, और उस ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट से हम धीरे से नीट पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन। ठीक है, तो अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले एंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, जो एंगल्स वाला आपने एक चार्ट बनाया था, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा शायद, जिसमें आप लिखते थे इधर साइन थीटा और ये कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ये सब आपने पढ़े हुए। क्या होते हैं ये? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं क्या? ये सबको मालूम है एक बच्चे को, है ना? क्या होते हैं ये? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर इनकी हम वैल्यू निकालना चाहें, 0 डिग्री पढ़ रखा है आपने, 30 डिग्री पढ़ रखा है, 45 डिग्री बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, 60 डिग्री ये भी पढ़ रखा है, 90 डिग्री ये भी पढ़ रखा है। यहाँ तक की तो सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, है ना? अब इसके बाद जो अब स्टार्ट होंगी, जो 11th में स्टार्ट होंगी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो 90 डिग्री के बाद चलेंगे हम लोग 120 डिग्री पे, है ना? 120 डिग्री के बाद जाएंगे हम 135 पे, 135 के बाद जाएंगे हम 150 पे, और उसके बाद जाएंगे 180 पे। ये है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास नई ऐड हुई हैं, वो हमें पढ़नी है ना? तो देखो, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, और वो सही है बिल्कुल। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ साइन में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। बच्चे को याद है ये चीज़ तो। अच्छा, साइन में 30 की वैल्यू क्या होती है? बोलो जल्दी से। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, √3/2 और 1। ये याद है आप लोगों को? सबको, सब लोगों को याद है, अच्छे से याद है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बहुत विद्वान हैं और आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद होंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, समथिंग मान लेते हैं। अच्छा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर नहीं याद है तो बोलो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। सिंपल है, 0, 1/√2, 1/√2, √3/2 और 1। ऐसे 2-3 बार आप बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एंगल्स तो आपको पता ही है, 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, इसी सीक्वेंस में आने हैं। ठीक है, अच्छा, अब कॉस क्या होता है? इस साइन का उल्टा होता है। तो ये वैल्यूज इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, 1 आ जाएगा इधर, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा 0। ये हमें पता है। अच्छा, ठीक है भाई। अब सर ये बात बताइए कि 120, 135, 150, 180 इसमें क्या करेंगे? तो देखो, इसमें हम क्या करते हैं कि जो साइन वाली वैल्यूज होती हैं ये ऐसे कैसे रिपीट हो जाती हैं, है ना? ये साइन वाली वैल्यूज़ क्या होंगी? ऐसे कैसे उस तरफ रिपीट हो जाएंगी। तो इनको अगर हम रिपीट यहाँ करना चाहें तो हम कैसे रिपीट करेंगे? देखो, जैसे 120 डिग्री है तो इस √3/2 को लिखेंगे इस तरफ। ठीक है, उसके बाद 1/√2 को लिखेंगे इस तरफ, 1/2 को लिखेंगे इस तरफ, और फिर 0 को लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या रिपीट हो गया पूरा पोर्शन? 1 के बाद वाला √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 रिपीट हो गया पूरा का पूरा पोर्शन। बहुत ही आसानी से रिपीट हो गया। अच्छा, चलो ठीक है, कॉस में चलते हैं। कॉस में क्या करें? तो देखो, जब साइन में चीज़ें हम चेंज करते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव फॉर्म में ही रहती हैं, लेकिन जब कॉस में चीज़ों को चेंज किया जाता है तो चीज़ें कैसी हो जाती हैं? नेगेटिव हो जाती हैं, है ना? चीज़ें कैसी हो जाती है बच्चों? नेगेटिव हो जाती हैं। तो यहाँ हाफ की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। यहाँ 1/√2 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? -1/√2 आ जाएगा। √3/2 की जगह क्या आ जाएगा? -√3/2 आ जाएगा, है ना? 1 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आप लिख लो पहले तो, है ना, जब तक हम पेन में थोड़ी वो डाल लेते हैं इंक, फिर आगे चलते हैं। लिख लो आप इसको। आओ चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक का तो समझ आ गया। अब टेन का तो पता है हमें, टेन थीटा जो होता है वो आपको अच्छे से पता है, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होती है। बच्चे को पता है कि नहीं है? याद है ना? याद होगी, है ना, ऐसा हम मानते हैं। चलो ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ टेन जीरो निकालें तो टेन जीरो के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, साइन जीरो बाई कॉस जीरो, है ना। तो साइन की वैल्यू क्या है भाई, जीरो, और कॉस की वैल्यू क्या है, वन। जीरो बाई वन क्या होता है, जीरो होता है क्या, जीरो ही होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1/√3। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, और फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी। ठीक है भाई, 1/0 को डिवाइड करोगे आप 1/0 को, तो यहाँ क्या आएगा, इन्फिनिटी तो आएगा, और क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ इन्फिनिटी लिख दिया हमने, बढ़िया से, क्या दिक्कत है। इतनी टेबल तो अपने को समझ आ गई कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, साइन का लिख लिया, कॉस का लिख लिया, टेन का लिख लिया। अब टेन में हम आगे की पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम क्या करें, क्या यहाँ माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई, माइनस आएगा। भाई देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है साइन वाली है, और ये कॉस वाली क्या है, नेगेटिव वैल्यू है इस तरफ, है ना। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू नेगेटिव ही तो आएगी, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। जैसे कि इन दोनों को डिवाइड करो तो देखो √3/2 को डिवाइड कर रहे हो आप -1/2 से, है ना, डिवाइड कर रहे हो। तो अब क्या करोगे भाई, 2 से गया 2, माइनस का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या यहाँ -√3 हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा -√3, यही तो होगा और क्या होगा, है ना। अच्छा, फिर 1 को आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1/√3 आएगा माइनस के अंदर। ठीक है, और उन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वापस से 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी मैच कर सकते हो, देखो यहाँ से ये 0 सेम चल रहा है, 1/√3 सेम चल रहा है, 1 सेम चल रहा है, √3 सेम चल रहा है। इस तरफ वाले पॉजिटिव हैं, उस तरफ वाले नेगेटिव हैं। ठीक है भैया, बात बढ़िया है। अब ये नीचे बचे हुए जो है ना, कॉट सेक और कॉसेक, ये काम ही नहीं आते हमारे। ठीक है, फिर भी आपका मन करे तो आप लिख सकते हो, वैसे ये काम नहीं आते। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप आपसे पूछे कि आप कॉट थीटा बता दो, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई जो यहाँ कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है ना। क्या होता है, टेन थीटा का वो उल्टा होता है। अच्छा, उसने पूछा आपसे कि भाई आप कॉट 45 बता दो, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे दिमाग में कि tan 45 क्या होता है ना। तो tan 45 क्या होता है, ये tan है और ये 45 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। बच्चों एक सेकंड रुको, हाँ मैम बोलो, ले ली, ठीक है बढ़िया। हाँ, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, हमें याद है tan 45 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे देख लो tan और ये 45, ये तो tan है, ये 45 है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ हमने 1 डाल दिया, तो देखो यहाँ cot 45 की वैल्यू भी क्या आ गई, ऑब्वियसली 1 आ गई, आनी थी। जब tan 45 की वैल्यू 1 है तो क्या आएगी, यहाँ cot 45 की वैल्यू भी 1 ही आएगी। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, जैसे लिख रहे हो क्या, इसको लिख लो चाहो तो, है ना, वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा कि बताओ, एक काम करो, आप cos 60 की वैल्यू बताओ, तो आप cos 60 की वैल्यू क्या है, एक सेकंड में बता दोगे 1/2, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे sec 60 की वैल्यू बताओ, ठीक है, sec 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर जो sec 60 होता है वो cos का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है।
ठीक है, और कॉस की वैल्यू है 1/2, है ना। तो सेक की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, सेक की वैल्यू क्या 2 आ जाएगी क्या, ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या, तो सेक 60 की वैल्यू आ जाएगी 2। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम सेक के या कॉट के या कॉसेक के हर किसी के एंगल्स इजीली निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो सारी वैल्यूज जो है डिग्री के अंदर है, अगर इन्हीं को रेडियन में चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे। सर रेडियन क्या होता है, ये तो पहली बार सुना है हमने। देखो रेडियन क्या होता है समझते हैं, है ना। रेडियन यहाँ क्या होता है इसको भी समझ लिया जाए। ये चाहो तो सारी वैल्यूज आप लिख लो, क्योंकि अभी हम रब करने वाले हैं सबको। चलो रहने देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं आपके लिए, है ना। सुनो देखो, जब भी हम किसी एंगल को रेडियन में चेंज करते हैं, है ना, एंगल को रेडियन में, अब रेडियन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई फॉर्मेट है ना, वो ये पाई, 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई 2, 7 पाई 4 इस फॉर्मेट में होता है, यानी कि वो कह सकते हैं पाई की फॉर्म में होता है, तो वो रेडियन की फॉर्म में है ना। और जो डिग्री की फॉर्म में होता है वो क्या है, एंगल की फॉर्म में है ना। तो जैसे कहीं लिखा हुआ है 60 डिग्री लिखा हुआ है, अब आपका मन किया कि 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप 60 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे आप, 60 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 0 से गया 0, 6 से गया है 3 टाइम, तो क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया π/3। ये क्या आ गया, π/3 रेडियन। तो क्या आपने 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया, हाँ कर दिया। क्या इन सबको चेंज कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। तो 0 को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0 रेडियन ही आएगा, है ना। अच्छा 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो आप क्या करोगे 30 और π/180, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी कि π/6, है ना। ये रेडियन में चेंज हो गया। अगर 45 को रेडियन में चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, तो 45 मल्टीप्लाई बाई π/180, ये गया 4 टाइम्स, तो आ गया π/4। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, π/4 आ गया। 60 को चेंज करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, है ना। 90 को चेंज करना है तो 90 मल्टीप्लाई बाई π/180, तो कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। 120 को चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, 120 मल्टीप्लाई बाई π/180, तो 0 से 0 गया। ठीक है, 3 4 12, 3 6 18, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम्स, यानी कि आ गया 2π/3। ठीक है, ये क्या आ गया, 2π/3 आ गया। अच्छा 135 को चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, देखो इन सबको मिटाते हैं, इन सबको मिटाते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं सब चीज़ें। ठीक है, इसको लिख लेना बच्चों, है ना। एंगल को रेडियन में चेंज करना हो तो इस तरीके से चेंज करते हैं। अच्छा 135 की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, π/180 आ जाएगा, है ना। अब काट लो इसको 5 से, तो 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 7 हो जाएगा 35, है ना। और 5 से इसको भी काट लो, 5 3 15, 5 6 हो जाएगा 30। अब 3 से काट लो तो ये आ जाएगा 3 9 27, और ये आ जाएगा 12, 3 और ये 4, तो आ गया है, ये आ गया है 3π/4, 3π/4। बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 150 लिखा हुआ है, 150 को चेंज करो, देखें एक बार, तो 150 को क्या लिखोगे, 150 π/180, है ना। एक 0 से गया एक 0। अब 3 से हम काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, यानी कि 5π/6, है ना, 5π/6। और 180 को क्या लिखोगे, 180 π/180, तो 180 से गया 180, तो क्या बचेगा, पाई बचेगा क्या। इतनी बात समझ आ गई क्या, लिख लो इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लो, इसके बाद अगली चीज़ पे हम आ रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी, स्टार्टिंग ही है जनरली, ये बहुत ही स्टार्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हैं और नीट के हाई लेवल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, है ना। लिख लो, इसको मत लिख लेना बच्चों, है ना, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था हमने। बाकी सब कुछ लिख लो, लिख लिया।
चलो ठीक है, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब अगली चीज़ पे आ जाते हैं। तो ये जो भी हमने एंगल्स की बात की, ये सारे एंगल्स जो होते हैं ना बच्चों, ये 2 लेवल पे वर्क करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, 2 अलग अलग लेवल पे ये लोग वर्क करते हैं। एक तो ये प्लेन पे वर्क करते हैं, यानी कि 2D पे वर्क करते हैं। दूसरा ये सॉलिड्स पे वर्क करते हैं, यानी कि 3D में वर्क करते हैं, है ना। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जनरली अगर आप एंगल्स की बात कर रहे हैं तो एंगल्स को 2 तरीके से स्टडी आप लोग यहाँ कर सकते हैं, है ना। पहला तो कर सकते हैं आप 2D के अंदर, और दूसरा कर सकते हैं आप 3D के अंदर, ठीक है। 2D के अंदर क्या हो गए, जो कि एक प्लेन पे होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, 2D होते हैं। ये प्लेन ही तो है, तो ये 2D है, ये x एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है। तो इस प्लेन पे आप कोई भी चीज़ लिखोगे तो कहाँ लिखोगे, आप 2D के अंदर लिखोगे। लेकिन अगर हम 3D की बात करें तो ये जैसे पेन है, अभी बाहर निकला हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। या फिर कोई भी सॉलिड चीज़ है, जैसे कि ये बॉटल है, तो ये क्या है, एक सॉलिड चीज़ है। ये इसमें थोड़ी रख सकते हो आप, इसको इसमें थोड़ी बिठा सकते हो। देखो मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, आप दोबारा समझो। जैसे कि मान लो स्क्वायर है, ठीक है। क्या इस स्क्वायर को आप प्लेन पे रख सकते हो क्या, इस प्लेन पे रखाई में आ गया, हाँ रखाई में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस तरफ मान लो मैंने रख लिया यहाँ क्यूब, ये क्यूब है, क्या ये क्यूब जो है ये एक प्लेन पे फिट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये 3D स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, निकला हुआ है बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर, जबकि ये कैसा है, प्लेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये 2D स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, जब हम प्लेन्स में एंगल्स की बात करते हैं तो प्लेन्स में एंगल्स को रेडियन में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो 3D स्ट्रक्चर में स्टेरेडियन में लिखा जाता है, ठीक है, स्टेरेडियन में। यानी कि सॉलिड्स के बीच में बनने वाले एंगल्स, जैसे कि ये एक कॉन है, जो मार्केट में कॉन आते हैं, इसमें हम मूंगफली खाते हैं, वो कॉन के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज स्टेरेडियन एंगल, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लेन ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर कोई एंगल बनेगा, दिस इज रेडियन एंगल, ठीक है, ये एक रेडियन एंगल है। तो ये इन दोनों में क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा भाई, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब चलते हैं आगे। मान लो मैंने आपसे पूछा, एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि एक वॉच दी हमने आपको, हमने क्या दिया, एक बहुत बढ़िया सी, बहुत ही शानदार, बहुत ही लवली सी आपको वॉच दी, और उस वॉच में आपने देखने का मन किया आपका कि उस वॉच में क्या है, लेकिन हमने आपको देखने ही नहीं दिया। हमने क्या किया, हमने कहा आपसे कि भाई यहाँ तो है 12, यहाँ है 6, यहाँ है 3, यहाँ है 9। तो आप एक काम करो, आप हमें ये बता दो कि इस वॉच में अगर मिनट की सुई 1 से और 2 तक मूव करती है, ठीक है, तो इसके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा। ये हमारा प्रश्न है आपसे। बताओ सबसे पहले तो कि ये एंगल जो है ये क्या होगा, है ना, बताओ। तो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसको। मान लो इसकी रेडियस हमने दे दी आपको, ये रेडियस है r, इतनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी, और हमने आपसे पूछा, हमने आपको बताया कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमने दे दी आपको। मान लो कि जो ये वैल्यू है, ये ले लो आप यहाँ पे, है ना, ये π/5 ले लो आप, ठीक है। तो मैंने आपसे एंगल पूछा कि भैया एंगल क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला चलता है, वो फॉर्मूला क्या है कि एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है इसकी रेडियस, दूसरी चीज़ है इसके अंदर इसमें बनने वाला एंगल थीटा, और तीसरी चीज़ इसमें आ रही है वो है इसकी आर्क। दिस इज आर्क। आर्क ही तो होती है, 10th में पढ़ा था ना हमने, माइनर आर्क, मेजर आर्क,
कोई भी स्फेयर होता है, उस स्फेयर को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज माइनर आर्क, ये जो लाइन होती है माइनर आर्क होती है, जबकि ये इधर वाली जो होती है ये क्या होती है, मेजर आर्क होती है। पढ़ रखा होगा 10th में अपन ने, है ना। और कुछ महान बच्चे भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, वो उनकी गलती है, ध्यान देना चाहिए था आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब ध्यान नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या करें। तो फिलहाल ये फॉर्मूला है, क्या है कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। मान लो हमने आपको आर्क की वैल्यू दी है, ठीक है, आर्क की वैल्यू हमने यहाँ क्या दी है आपको, π/5 दी है, ठीक है, और रेडियस कितना दिया है आपको, रेडियस दिया है r, तो रेडियस आप r डाल देंगे यहाँ पे, तो वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी आपके पास, वैल्यू आ जाएगी π/5r आ जाएगी। क्या ये एंगल निकल के आ गया, क्या आ गया, π/5r। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एंगल आया है ये डिग्री में आया कि रेडियन में आया, बताओ। तो ये एंगल जो है ये हमेशा 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 जब भी हम इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे तो वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा, हमेशा रेडियन में आता है, ये ध्यान रखना आप, है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल बात हो गई, है ना, कि भाई इस तरीके से हम लोग मान रहे हैं। हमने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रैक्टिकली मान लो मैंने आपको एक वैल्यू दी, वो वैल्यू कुछ इस तरह से थी बच्चों, है ना, वो वैल्यू कुछ इस तरह से थी कि ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे हटा दी है, ये भी हमने यहाँ पे हटा दिया है, और ये है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने आपसे पूछा 3-4 चीज़ें। पहला तो पूछा ये एंगल बताओ कि एंगल कितना होगा, ठीक है। रेडियस हमने आपको दी है इस क्लॉक की, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे दी हमने आपको। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की आर्क की लेंथ बताओ कि ये लेंथ क्या है, निकाल के बताओ फटाफट। देखो कैसे करोगे, वीडियो पॉज करके फटाफट करो, है ना, स्टार्ट करें। चलो ठीक है, कर लिया होगा आपने, वीडियो पॉज कर ली होगी। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम ये एंगल निकालते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना है, क्या टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है क्या। टोटल एंगल की अगर हम बात करें तो टोटल एंगल कितने होते हैं, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। टोटल एक चक्कर कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, अच्छी बात है। अच्छा ये 360 डिग्री जो है ये क्या 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्या, एक वॉच में 360 डिग्री 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसको डिवाइड कर दो आप 12 पार्ट्स में, ठीक है। तो हर एक के पास कितना आया, हर एक के पास आया यहाँ 30 डिग्री आया, नहीं आया, 12 1 12, 12 3 36, देखो 30 डिग्री आया। यानी कि हर एक के बीच में जो एंगल की वैल्यू है वो कितनी बन रही है, 30 डिग्री बन रही है ना। अच्छा यहाँ पे 2 ब्लॉक्स एक साथ हैं, यहाँ पे क्या है 2 ब्लॉक्स एक साथ हैं। तो हमने ध्यान से देखा तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी है 30 डिग्री, है ना। भाई हर एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 30 30 30 हो गई ना। भाई प्रैक्टिकली नहीं समझ रहे तुम बात को। हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, हमने क्या किया, इसको यहाँ 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखो ये 12 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया साफ सुथरा, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना था, यहाँ 360 डिग्री था। अब देखो हर एक एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री का हो गया, हर एक एंगल 30 30 30 30 30 30 30 30 30 और ये 30, ठीक है। यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, 10 है, 11 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है और ये 8 है। देख लो तो हर एक एंगल कितना बन रहा है, 30 30 का बन रहा है। अब इनको सम करोगे आप तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा, नहीं आएगा, आएगा 360 डिग्री तो आएगा, और क्या आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि 2 ब्लॉक्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया क्या, 30 30 30। अब 30 30 को हम सम करेंगे तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे टोटल एंगल कितना आ जाएगा, टोटल एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल तो निकाल लिया हमने, अब हमें निकालनी है आर्क। तो हमारे पास है फॉर्मूला। अब ये एंगल को पहले आप किस में चेंज करोगे, रेडियन में चेंज करोगे, सबसे पहला काम। तो हम क्या करेंगे, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा।
यानी कि एंगल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ये π/3 आ गई π/3। अब वैल्यू डाल लो तो देखो एंगल इक्वल्स टू है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू है आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा रेडियस, ठीक है। अच्छा रेडियस की वैल्यू कितनी है भाई, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंगल कितना है, π/3 है, तो क्या ये आर्क आ गई कि आपके पास आ गई आर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास आर्क की लेंथ, आ गई आर्क की लेंथ, खत्म। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप करो फटाफट, आपको भी दे रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन आप करो, मान लो आपको हमने वैल्यू दी कि ये यहाँ से और यहाँ तक के बीच में इस आर्क की वैल्यू बताओ। चलो बताओ फटाफट से, सॉल्व करो, सॉल्व करो। यहाँ क्या आएगा, सॉल्व कर लिया, आओ चलो आगे चलें। देखो सॉल्व कर लिया तो क्या करोगे, 30 30 30, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90। तो ये तो मालूम पड़ गया। 90 को आप क्या करोगे, रेडियन में चेंज कर दोगे। तो रेडियन में आप क्या लिखोगे इसको, π/180 यानी कि π/2। 90 इंटू π/180, 90 इंटू π/180 तो कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। अच्छा इस आर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर्क की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आर्क इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, एंगल इंटू रेडियस, है ना, एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल की वैल्यू कितनी है, π/2, और रेडियस कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया पाई सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी आर्क यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, पाई सेंटीमीटर। बात क्लियर है, बात समझ आ गई है, आगे चलें। चलो ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक इसी में आता है, वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, है ना। अगला टॉपिक इसी में आता है, उसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अभी अपन ने सुने ही थे, साइन कॉस टेन और कॉट सेक कॉसेक। देखो उसको थोड़ी सी डेप्थ की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में क्या क्या फॉर्मूला उसमें लगते हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, नीट में क्या क्या चीज़ें यूज आती हैं, है ना, वो सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। चलिए आइए देखते हैं। चलो भाई देखो, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे थे, हम स्टार्ट कर रहे थे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यानी कि साइन कॉस टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सब लोग हम चालू कर रहे थे इसको। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे, ये कहाँ से आए थे, ये आए थे राइट एंगल ट्राइंगल से, है ना। ये कहाँ से आए थे, राइट एंगल ट्राइंगल से। क्या राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा कोई सादा ट्राइंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑलवेज एप्लीकेबल, लिख लो, ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अच्छा यहाँ पे इसमें एंगल की बात करें तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है भाई। अच्छा हम रैंडमली कोई भी एक एंगल मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे हमने एक रैंडमली एंगल मान लिया, क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या होता है बच्चों, थीटा के सामने बच्चे को पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सबसे बड़ी साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है हाइपोटेन्यूस होती है, ये भी बच्चे को पता है। बची हुई साइड को हम बेस बोलते हैं, ये भी हमें पता है। इससे एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। अच्छा आपने बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े होंगे, छोटे काफ़ी सारे एंगल्स पढ़े होंगे। 30 होता था, कभी 60 होता था, कभी 90 होता था, लेकिन कुछ स्पेशल एंगल्स आपने नहीं पढ़े होंगे। वो स्पेशल एंगल आज आप पढ़ोगे, है ना। स्पेशल एंगल देखो, स्पेशल एंगल कौन कौन से हैं, क्या हैं, कैसे, मज़ा आएगा अभी एकदम, है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री की 3 साइड्स थी ना, इनको यहाँ क्या किया, रेशो की फॉर्म में लिख दिया गया।
भाई P अपॉन एच लिख दिया, B अपॉन एच लिख दिया, है ना, लिख दिया भाई, लिखने वालों ने लिख दिया। अब इन्होंने कहा इनका एक नाम दे देते हैं हम लोग, P अपॉन एच का एक नाम देते हैं, B अपॉन एच का एक नाम देते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को रेशो में रखा जाता है तो इसका इन्होंने नाम दिया साइन थीटा, ऐसे आया साइन थीटा, है ना। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसको भी एक नाम दिया गया, वो था यहाँ कॉस थीटा। फिर इन्होंने कहा कि चलो दोनों हो गए। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो क्या करेंगे, तो हमने नाम दिया टेन थीटा। फिर इन्होंने सोचा कि अगर हम रिवर्स कर दें तो उनके नाम क्या होंगे, तो इन्होंने रिवर्सिबल नाम भी बना दिए कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखोगे तो हम कॉट थीटा नाम दे देते हैं। ऐसे कैसे ही हमने कहा कि भाई हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस तो दे दो आप सेक थीटा, दे दिया इन्होंने नाम। फिर यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, जिसको इन्होंने नाम दे दिया कि भाई कॉसेक थीटा। इस तरीके से इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम दिए, है ना। ये था इसका इन्वेंशन एक्चुअली में। अच्छा, इनसे कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं, है ना। इनसे यहाँ क्या होते हैं, इनसे कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कि इनसे बनने वाले फॉर्मूले बताओ, तो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं इनसे बनने वाले। पहला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पढ़ा है आपने। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अरे पढ़ा है ना, हाँ। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने पढ़ी है 1 प्लस, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, तो लिखते हो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा है आपने तीसरा, ठीक है, तीसरा ये पढ़ा है आपने, बढ़िया है। ये तीनों फॉर्मूले तो आपने पढ़ लिए। अब नए फॉर्मूले क्या हैं सर, तो नए फॉर्मूले यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे हैं, वो बहुत सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलो लिखो उन बहुत सारे फॉर्मूलाज को, है ना, उन बहुत सारे फॉर्मूलाज को क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। चलो लिखेंगे। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला आया साइन 2 थीटा का, है ना, सबसे पहला फॉर्मूला किसका आया, साइन 2 थीटा का। तो ये आया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। फिर दूसरा फॉर्मूला आया यहाँ कॉस 2 थीटा का, तो हमने यहाँ कॉस 2 थीटा को लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एक और फॉर्मूला आया यहाँ कॉस 2 थीटा का ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला आया यहाँ कॉस थीटा का ही, वो क्या आया यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सर इतने सारे फॉर्मूले, हाँ भैया इतने सारे फॉर्मूले एक ही का, इसी के हैं तीनों फॉर्मूले है ना। अब आप कहोगे इसको याद कैसे रखें, तो याद तो रखना पड़ेगा भैया, याद तो रखना ही पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, याद तो रखना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, ये 2 फॉर्मूले लिख लो आप। अब इनके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, इनको हम कैसे अप्लाई करें, फिर और भी फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे हम लोग, है ना। चलो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं और ट्रायंगल की बात करते हैं। देखो ये ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल से हमने यहाँ क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना दिए, इतनी बात हमारे को समझ आ गई। अच्छा, अब आपको एक स्पेशल ट्रायंगल के बारे में हम बता रहे हैं, है ना, आपको एक स्पेशल ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं। पहले तक सिंपल ट्रायंगल की बात करते हैं। सिंपली ट्रायंगल जो है उसमें हमने पूछ लिया, मान लो आपसे कि भाई ये जो साइड है ना बच्चों, ये है 4, ये जो साइड है ना ये 3 है, थर्ड साइड बताओ। तो आपका दिमाग तो बहुत तेज है, आप क्या करोगे, आप कहोगे अच्छा हाइपोटेनस पूछ रहे हो क्या हमसे, अच्छा तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आप 1 सेकंड में बता दोगे। तो 1 सेकंड में आपने बताया कि भाई 4 का स्क्वायर, यहाँ थीटा था, है ना, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर, तो आपने यहाँ किया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर किया 16, तो ये आ गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस निकाला आपने तो ये रूट में चला गया, इसका स्क्वायर हट गया, इसके ऊपर आ गया, दोनों को प्लस किया तो आया 25, इसका रूट आया 5, बढ़िया है। तो आपने निकाल दिया यहाँ पे कि भैया ये तो 5 है, अच्छा 5 है, बढ़िया बात है। अच्छा, इसी से मैंने आपसे पूछा कि यार यहाँ से साइन थीटा बताओ, तो आप कहोगे सर यहाँ है 3/4 साइन थीटा, क्यों है,
ये तो है यहाँ परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस है, क्योंकि यहाँ क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पूछा आपसे कि भाई बता दो आप कॉस थीटा, तो आपने कहा कि भाई अरे सॉरी यार, यहाँ आएगा 3/5 है ना, हाइपोटेनियस क्या आएगा 5, साइन थीटा में हम क्या लिखते हैं यहाँ 3/5 लिखते हैं, देखो है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर हम कॉस थीटा में लिखेंगे 4/5। अच्छा, मैंने यहाँ से पूछा आपसे टेन थीटा बताओ, तो आपने कहा सर टेन थीटा तो बहुत ही आसान है, वो है यहाँ 3/5, क्योंकि वो है यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बढ़िया है। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हटा के 37 डिग्री कर देते हैं, तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सर यहाँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ थीटा की जगह 37 आया है, तो यहाँ भी थीटा की जगह सब जगह 37 आ जाएगा, यही फ़र्क पड़ेगा। और तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और तो भाई क्या फ़र्क पड़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, यानी कि साइन 37 की वैल्यू जो है 3/5 होती है। अच्छा, कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है। tan 37 की वैल्यू जो है 3/4 होती है। अच्छा, बढ़िया है भाई। अच्छा, एक बात बताओ, ये ट्रायंगल में इधर तो आ गया 90 डिग्री, आ गया, इधर आ गया आपका 37 डिग्री, तो मुझे बताओ थर्ड साइड की वैल्यू कितनी हुई, थर्ड साइड का एंगल कितना हुआ बताओ। सर्च करो, सोचो आप फटाफट से। कहाँ सर्च करोगे? गूगल पे सर्च नहीं करना, दिमाग लगाना है, दिमाग में सर्च करो, है ना, सोच के बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। अच्छा, तो यानी कि ये कोई एंगल है x, तो हम कहेंगे x + 90 + 37, इन तीनों का सम कितना है? 180 है। तो हम निकाल लेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों का सम इस तरफ तो आ जाएगा 50 है ना, ये 3 डिग्री, ये आ गई x की वैल्यू। अच्छा, 53 डिग्री, ठीक है भाई। तो 53 डिग्री का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको क्या अब कैसे यूज़ करें इसको हम? देखो, आपको एक ट्रायंगल हमेशा याद रखना है जो आगे आपके बहुत काम आएगा, है ना। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यहाँ अगर 37 है और यहाँ 90 है, यहाँ 53 डिग्री है, यानी कि पहली बात तो ये ट्रायंगल बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है, ठीक है। अब ये छोटा एंगल है, तो इसके सामने छोटी वैल्यू लिखेंगे 3, ठीक है। बड़ा एंगल है, इसके सामने बड़ी वैल्यू लिखेंगे 4। ये और भी बड़ा एंगल है, इसके सामने और भी बड़ी लिखेंगे 5। तो छोटे के सामने छोटी, फिर और बड़ी, और फिर और बड़ी वैल्यू। इस तरीके से हम इसको ट्रायंगल को क्या करते हैं? बनाते हैं। इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका कोई दिमाग लगाने वाला है शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली इसको याद रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको सर यूज़ कैसे करेंगे? तो एक यूज़ तो ये हो गया कि जब यहाँ 37 हो तो आप क्या करोगे? इसको परपेंडिकुलर मानोगे, इसको बेस मानोगे, इसको हाइपोटेनस मानोगे, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर ही होता है, तो ये वैल्यूज उस हिसाब से आ जाएंगी। अच्छा, हमने आपसे पूछा ऐसे कैसे ही मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये है 53 डिग्री, ठीक है, और यहाँ हमने वैल्यूज दी रखी है आपको 4, 3 और ये 5, ये दे रखी है, ठीक। अब मुझे बताओ कि यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा है? तो ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ परपेंडिकुलर की साइड कौन सी है? ये थीटा के सामने हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस क्या हो गया? 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। जो बचा वो क्या हो गया? बेस हो गया। बढ़िया है, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। अब क्या इसके बेस पे आप साइन कॉस 10 लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते। तो साइन 53 डिग्री, ठीक है। तो होता क्या है साइन? साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप बताओगे परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर 4 है क्या? है 4। हाइपोटेनियस कितना है? 5 है क्या? सही है क्या? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। ये कॉस 53 डिग्री, तो आप कहोगे सर जो कॉस होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई बेस क्या है? बेस है 3, हाइपोटेनियस है 5। बढ़िया है। हमने पूछा चलो ठीक है बताओ tan 53 क्या होगा? तो आपने कहा tan 53, अच्छा तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है क्या? ये परपेंडिकुलर है क्या? ये बेस है क्या? क्या ये सही है क्या जो हमने लिखा है? बिल्कुल 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 सही है ना।
तो बात समझ आ गई आपको? ये ट्रायंगल ध्यान रखना, स्पेशल ट्रायंगल है ये, हमेशा स्पेशल ट्रायंगल है। इसको यूज़ इस तरीके से करते हैं। बहुत सारी जगह डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ना बता दो आप cos 53 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, दिमाग लगाओगे cos 53, तो आप फटाफट ट्रायंगल बनाओगे दिमाग में। 53 यानी कि यहाँ 4 आएगा, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है। cos 53 फट से आ गया 3/5, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ठीक है। 1 सेकंड में क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए। चलो इसके बेस पे आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं, है ना। इसकी बेस पे आपको यहाँ क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देते हैं बढ़िया सा, उसको आप सॉल्व करना, वो बताना आपको कि आया कि नहीं आया, है ना। ये ट्रायंगल की ये इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लिख लो एक बार पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। लिखो इस इन्फॉर्मेशन को एक बार फटाफट से। हाँ, हमने आपसे पूछा कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल हम कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। हमने आपसे पूछा कि चलो बता दो यार बच्चों, sin 53 मल्टीप्लाई बाई cos 37 की वैल्यू यहाँ क्या होगी। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो एक बार, देखें आप क्या करते हो इस क्वेश्चन में, दिमाग से ही लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो, या उल्टा पुल्टा कर देते हो क्वेश्चन को। देखते हैं, चलो एक बार सॉल्व करो इसको, है ना। तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे, दिमाग लगाओगे। अब ये सब चीज़ें मैं हटा दूँ तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, मुश्किल सा हो जाएगा। अभी तो फिलहाल दिख रही है वैल्यू, अच्छा सर sin 53 यहाँ से देख के लिख दोगे आप छाप के 1 सेकंड में 4/5, है ना। फिर cos 37 उधर से देख के लिख दोगे 4/5, वैल्यू आ गई सर 16/25। बोलो और क्या करना है, अभी तो आसान दिख रहा है। जब ये चीज़ें हट जाएंगी तो क्या होगा, ये मुश्किल हो जाएगा क्या, है ना। तो इस तरह के क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। मान लो हमने आपसे पूछा कि यार बच्चों एक बात बताओ, sin 37 और ये cos 37 अपॉन, है ना, ये tan 37, इसकी वैल्यू बताओ। अब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करो इसको, तो sin 37 कितना आ जाएगा, यहाँ 3/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है, फिर cos 37 4/5 आ जाएगा, tan 37 क्या आ जाएगा, यहाँ 3/4 आ जाएगा ना। अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 3/5 4/5, ये कहाँ चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर चला जाएगा 4/3, है ना। तो ये गया 3 से 3, बाकी को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर कितना आ गया, 16/25 आ गया वापस से, ठीक है, वापस से 16/25 आ गया। क्या आसान है क्या क्वेश्चन, क्या कोई मुश्किल लग रही है क्या, ठीक है। तो ये बेसिक्स के क्वेश्चन थे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने जो हमने पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक्स, है ना। चलो अब इसको यूज़ करते हैं हम लोग, ये इधर वाले जो फॉर्मूला आते हैं इनको यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो ट्रायंगल है इसको ध्यान रखना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, सुख में रहोगे ज़िंदगी के अंदर, नहीं तो दुख तो है ही, दुख तो है ही, है ना। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग पढ़ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो अपना। अच्छा चलो अब क्वेश्चन आता है आपके सामने कि भैया एक चीज़ बताओ कि साइन 22/1/2 और कॉस 22/1/2 इसकी वैल्यू क्या होगी। आपसे किसी ने, एक बंदे ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया, आपके तो होश उड़ जाएंगे देख के, अरे भैया ये क्या है, साइन 22.5 एंड कॉस 22.5, ये इसके एंगल्स हैं। जैसे लिखा रहता था ना साइन 30 साइन 40, वैसे ये है। कैसे करोगे इसको बताओ सर, इसको कैसे करेंगे, तो बहुत ही अजीब है। देखो यहाँ जो भी वैल्यू है, पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो, मिक्स फॉर्म में है तो लिख लोगे आप इसको साइन 45/2 लिख लोगे, इसको क्या लिख लोगे आप कॉस 45/2। यहाँ तक तो सबको आता है, बच्चे को आता है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला, इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। फ़ायदा क्या होगा, ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट है, ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बन गया आपके साइन थीटा और कॉस थीटा वाला, ये वाला, ये देखो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा
फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं क्या? इस पूरे की जगह क्या हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं क्या? इस पूरे की जगह क्या हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम साइन 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है 45/2। ठीक है क्या, सही है क्या? क्या दिमाग लग रहा है क्या आपका? 2 से 2 गया क्या? क्या एंगल के अंदर वाले एंगल्स को हम काट सकते हैं क्या? हाँ काट सकते हैं। क्या एंगल के अंदर और बाहर वाले एंगल्स को हम काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। ऐसा मत करना, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना बिल्कुल भी। ये साइन के अंदर की डिग्री वाली वैल्यू है और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। डिग्री को आप न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं काट सकते, है ना। लेकिन दोनों ही अगर डिग्री में हो तो आपस में आप काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, साइन 45 आ गया क्या? हाँ सर साइन 45 आ गया। क्या साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है क्या? हाँ सर 1/√2 होती है। क्या इसका आंसर 1/2√2 आ गया क्या? हाँ सर। क्या इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नो सर। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे क्या? रूट में वैल्यू अपॉन में नहीं आनी चाहिए। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो आप सुन लो। रूट में वैल्यू जो होती है ना वो अपॉन में नहीं आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करना आता है तो क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सेम वैल्यू से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो होता क्या है, देखो ये हो जाएगा √2 और ये नीचे नीचे क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। √2 इंटू 1 √2, √2 इंटू √2 2 और ये 2। ठीक है, तो आ जाएगा √2/4। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया √2/4। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे 1/2√2 भी इसकी वैल्यू है, नॉट आउट। ठीक है, समझ पा रहे हो? इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। और क्या 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 हम सर कर सकते हैं बताओ? तो ये पहला एप्लीकेशन था इस फॉर्मूले का, इसको आप लिख लो। और भी एप्लीकेशंस हैं इसके, जैसे ये cos 2 थीटा है तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, है ना। इसको मिटा रहे हैं हम लोग। देखो इसके एप्लीकेशन भी देखते हैं एक बढ़िया सा। इसका से एक बढ़िया सा सुंदर सा नन्ना सा मुन्ना सा एप्लीकेशन देखते हैं। देखो क्या करेंगे, तो ये आ रहा है यहाँ cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये क्या बना कैसे, ये बताऊँ क्या आपको? ये बना कैसे, यहाँ से ये कैसे आया, देखोगे क्या इसको? थोड़ा रिसर्च करोगे इसके बारे में? चलो समझ लो अगर चाहो तो, आपकी इच्छा है तो। देखो एक्चुअली क्या है, ये cos 2 थीटा था, है ना। तो इसका पहला फॉर्मूला लिखा है हमने भाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। अब इससे ये बचे हुए 2 फॉर्मूले यहाँ कैसे आए, ये बड़ी बात है। देखो इस 1 की जगह आप लिख लो, 1 की जगह आप क्या लिख लोगे, 1 की जगह क्या आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस और cos स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा लिखने में क्या दिक्कत है 1 की जगह? यही तो इसकी वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। बढ़िया है। अच्छा अब ये जो स्क्वायर है ये तो ठीक है, माइनस कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो माइनस अंदर जाके क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, तो माइनस का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस जाएगा और अंदर तो आ जाएगा ये यहाँ पे। अच्छी बात है। अब देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा से गया यहाँ cos स्क्वायर थीटा, तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, ये आ गया। तो आ गया यहाँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया? बढ़िया बात है। अब हमें बनाना है साइन वाला फॉर्मूला, तो इस cos को हटा दो। क्या इस cos की जगह हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? सर क्यों लिख सकते हैं, कहाँ से लिख सकते हैं? अरे भैया ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में साइन को उस तरफ भेजो, तो क्या फॉर्मूले में वैल्यू इस तरह से आ रही है क्या? देखो सही है क्या, साइन उधर से आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या? अब ये जो यहाँ cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर रख दिया। बोलो क्या करना है बेटा? अब क्या करो तुम, इसका ब्रैकेट हटा दो। हटा दिया सर। अब क्या करें, देखो दोनों वैल्यू के लिए माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया क्या फॉर्मूला? क्या तीनों फॉर्मूले बन गए क्या? एक फॉर्मूले से हमने तीनों फॉर्मूले बना दिए, ये देखो। ठीक है, तो आपको तो तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने, क्योंकि इसका डायरेक्टली यूज़ है हमारे नीट के बहुत सारे टॉपिक्स में, तो आपको डायरेक्टली ये आना चाहिए।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत नन्ही बात है, बहुत मुन्नी बात है। इसके यूज़ की बात करें, एक एग्जांपल दें आपको। चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने आपसे पूछा कि बच्चों आप ये बता दो हमें कि भाई आप हमें बता दो कि या कॉस 360 नहीं 180 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आप सोचोगे यार अजीब सा क्वेश्चन है, क्या इसको आप cos 2 × 90 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? 180 को क्या 2 × 90 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। लिख लिया, 2 × 90 क्या होता है? 180 तो होता है। तो क्या ये cos 2x का फॉर्मेट बन गया? क्या ये बन गया सर? अब क्या इसको अगर हम चेंज करें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 और cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ मैच करो, ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, तो थीटा 90 है क्या? cos 2 थीटा, थीटा 90 है क्या? हाँ है। तो यहाँ थीटा की जगह 90 आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा सर। -1 ठीक है। क्या आपको यहाँ cos 90 की वैल्यू याद है क्या? हाँ सर हमें तो याद है। बताओ क्या होती है? सर वैल्यू होती है 0। अच्छा, ये पूरा क्या 0 हो जाएगा क्या? हाँ सर। -1 बचेगा क्या? हाँ सर। क्या ये cos 180 की वैल्यू हमने डायरेक्ट याद कर रखिएगा -1? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो क्या ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे जिनको हमने अप्लाई किया, जिनको हमने देखा। अब इसके बाद हम कल से थोड़ा और डेप्थ में, इसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम और डेप्थ में जाएंगे और डेप्थ में चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो और ध्यान लगा के ढंग से पढ़ो। बाय।